नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए सोमवार को राज्य के चुनावी रण में एक बार फिर उतर चुके हैं। पीएम की बंगाल में आज तीन चुनावी रैलियां हैं। पीएम मोदी अब अपनी पहली रैली, जो वर्धमान में तलित साइंस सेंटर में आयोजित की गई है, उसे संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सबसे पहले कहा है कि वर्धमान की दो चीजें बहुत मशहूर है, एक तो चावल और दूसरा मिहिदाना। आपकी बोली, आपका व्यवहार, यहाँ का खान पान, हर चीज में भरपूर मिठास है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में लगभग 1.70 लाख नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ 10 राज्यों में सबसे अधिक हालात बेहद चिंताजनक है। सक्रिय मामलों की संख्या में भारत अब दुनिया भर में सबसे प्रभावित देशों की सूची में चौथे पायदान पर आ गया है। कई राज्य सरकारों ने बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य के लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए एक वित्तीय पैकेज तैयार करने को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही लॉकडाउन को लागू करने और उसकी अवधि को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट मिलने में 4-5 दिन का समय लगता है, जबकि अधिकारी RT-PCR टेस्ट के जरिए मात्र कुछ घंटों में ही रिपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं। महामारी के प्रकोप को देखते हुए नमूना संग्रह और परीक्षण और तेज गति से होना चाहिए। महामारी इतनी तेजी से फैल रही है और अभी तक नमूना संग्रह और परीक्षण RT-PCR परीक्षण केंद्र तक मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों कर्मचारी कोविड-19 संक्रमण की चपेट में हैं। फिर से संक्रमण के इतने अधिक मामलों के मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सभी जज सोमवार को अपने अपने घरों में मामलों की सुनवाई करेंगे। इसके मद्देनजर संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कोर्ट रूम के साथ पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसलिए आज सभी बेंच निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से अपना काम शुरू करेंगे। इसके तहत सुबह के 10:30 बजे से बैठने वाली जजों की बेंच सुबह 11:30 बजे से बैठेगी और जो बेंच सुबह 11 बजे से बैठने वाली थी वो दोपहर 12 बजे से अपना काम शुरू करेगी। यूपी के पंचायत चुनावों में दूसरे राज्यों में रह रहे परदेसी मतदाताओं के साथ लॉकडाउन में गांव लौटे मजदूरों की भूमिका काफी अहम है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों से दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में गए लाखों मजदूरों को बुलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रत्याशी उन्हें लाने के लिए टिकट और बसों का इंतजाम करने में लग गए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में मंगल ग्रह को लेकर काफी उत्सुकता है। इसी के चलते दुनिया का हर देश जल्द से मंगल यानी लाल ग्रह पर पहुंचना चाहता है। इस बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की एक ऐसी तस्वीर जारी की है जिसे देखकर लोगों की हैरानी बढ़ गई है। दरअसल इस तस्वीर में लाल ग्रह ब्लू ड्यूम्स यानी नीले रंग के बर्फीले टीले नजर आ रहे हैं। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने अपनी लॉजिस्टिक्स और डेटा केंद्र क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अडानी समूह के साथ कमर्शियल साझेदारी की है। कंपनी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। इसके करीब 2500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कंपनी के बयान के मुताबिक आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने और ग्राहकों को तेजी से सेवाएं मुहैया कराने के लिए इस 2 तरफा साझेदारी के तहत फ्लिपकार्ट अडानी पोर्टल्स लिमिटेड एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी। इस साझेदारी के वित्तीय ब्यौरे की जानकारी नहीं दी गई है। रूस और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ साल से लगातार गिरावट का दौर जारी है। इसका असर हर जगह दिखाई भी दे रहा है। इस तनाव और रूस और जर्मनी के बीच बन रही तेल और गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम पर भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि जर्मनी रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का खरीदार है। हालांकि जर्मनी के अलावा पूरे यूरोप में रूसी गैस और तेल की सप्लाई होती है। वहीं जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगभग संपूर्ण यूरोप ही तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर है। अभी तक रूस की ये सप्लाई लाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है।
ईरान के नतांजे स्थित अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट पर रविवार को हुए ब्लैकआउट की समस्या आने को न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ अली अकबर सालेही ने आतंकी घटना करार दिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि इसके लिए किसी तरह के संदिग्ध का नाम उजागर नहीं किया गया है। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई थी और न ही कोई परमाणु लीकेज हुआ था। माना जा रहा है कि साहेल के इस बयान से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है। गौरतलब है कि नतांज परमाणु संयंत्र में रविवार को अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। ये समस्यांश यूरेनियम के अधिक तेजी से संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज सुविधा शुरू किए जाने के एक दिन बाद आई थी। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।